नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाले से अहम खबर से। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम, और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चाएं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां तेज। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अहम खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, और इस हवाले से मुख्यमंत्री भी कई अहम चर्चाओं में हिस्सा ले सकते हैं। अहम खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाले से आपको ये अपडेट दे। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। अनिल का रुख करेंगे यहाँ तमाम अपडेट्स के लिए। अनिल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी ज्यादा एक्टिव हैं इन दिनों, और अब दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। जाहिर सी बात अनिल, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। उस हवाले से भी मुख्यमंत्री का दौरा अहम माना जा रहा है। आप बताइए, क्या शेड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री का दिल्ली में? किस किस से मुलाकात हो सकती है अनिल उनकी? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अगर दिल्ली दौरे की बात करें, एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री 3 से 4 दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। देर शाम भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री का दिल्ली में था। फिलहाल भी मुख्यमंत्री हरियाणा भवन में मौजूद थे। किन किन केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं, ये जानकारी थोड़ी देर तक आ जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं से पिछले दिल्ली दौरे पर मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री की चर्चा हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। और जो ज्यादातर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बैठ के चल रही है, उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे मुमताज, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां काफी तेज हो रखी है। कई बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने की होड़ में लगे हुए। अगर उन नामों की अगर बात करें, सबसे पहले मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लूंगा। जेपी नड्डा यूं तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में थे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर राज्यसभा की बात करें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्य सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ज़्यादा विधायक वहां पर है। तो ऐसे में जेपी नड्डा को किस राज्य से राज्यसभा में भेजा जाए, इसको लेकर बीजेपी आलाकमान मंथन कर रहा है। जो बीजेपी आलाकमान मंथन कर रहा है उसमें हरियाणा के भी एक नाम है। हरियाणा को लेकर भी एक ऑप्शन के तौर पर लिया जा रहा है। राजस्थान या अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी में भी ज़्यादा सीटें, इन नामों को लेकर बीजेपी आलाकमान चर्चा में चल रहा है। हरियाणा के नेताओं की अगर बात करें, सुधा यादव जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो भी सदस्य है, उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है कि राज्यसभा में वो भी एक मजबूत दावेदार है। इसके अलावा 2 से 3 और बड़े चेहरे हैं, जिनमें बात करें ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, ये भी एक बड़े दावेदार के तौर पर हो सकते हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, अभी पत्ते नहीं खुले हैं बीजेपी ने। संभावना है बीजेपी की तरफ से जल्दी ही राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मुमताज कल देर शाम जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, खबरें अभी तक ने खास बातचीत की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया था कि प्रधानमंत्री से उनकी सरकार संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सरकार संगठन के जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जो पूरा का पूरा फीडबैक है मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री अपनी तरफ से चर्चा केंद्रीय आलाकमान से कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से किस नाम पर मुहर लगाई जाती है। जो संभावनाएं हैं, जो हमें सूत्रों से लग रहा है कि हरियाणा इकाई की तरफ से जो एक नामों का पैनल देना होता है बीजेपी आलाकमान को, वो नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को दिया जा चुका, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब बीजेपी आलाकमान क्या फैसला करता है, इसमें 2 बातें काफी अहम है। अगर ये राज्यसभा सीट केंद्र के कोटे में जाती है तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बड़ा नाम, कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। अगर हरियाणा की से ही किसी नेता को राज्यसभा में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इच्छा वहां काफी हद तक निर्भर करेगी। सही कहा अनिल आपने। और क्योंकि हर एक एक्टिविटी को बहुत संजीदगी से अमल में ला रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद दिल्ली में मौजूद हैं इन तमाम चर्चाओं के लिए। अनिल, कब है मुख्यमंत्री की वापसी दिल्ली से?
देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो जारी नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम जारी किया गया था, उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री को हरियाणा निवास में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के एक सेमिनार में शिरकत करनी थी। एक राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन हरियाणा निवास में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में शिरकत करनी है। फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की लेकर जो संभावना है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए भी रवाना हो सकते हैं, क्यों मुख्यमंत्री की, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीय नेतृत्व से कई मुलाकातें तो हो चुकी है, प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, तो बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरों पर मुलाकात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और संगठन से जुड़ी अहम मुलाकातें मुख्यमंत्री की होती है। जी, सही कहा अनिल आपने। और इस बीच खबर मिल रही है कि दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली दौरे पर थे, कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी काफी अहम चर्चाएं की गई। देर रात दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी काफी अहम था। अब दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो अहम खबर मुख्यमंत्री के एक शेड्यूल के हवाले से आपको दे रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने तमाम अपडेट दी हमें, क्या सरगर्मियां चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देर रात दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद तमाम चर्चाओं में शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम चर्चाएं की उन्होंने। अब बड़ा अपडेट मिल रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस वक्त की अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे और कल से लेकर अब तक उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम चर्चाएं की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और अब दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवानगी हो गई है उनकी। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम साफ हो जाएगा। कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। वहीं ताजा बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 775 सड़क मार्ग, 5 नेशनल हाईवे बंद है हिमाचल प्रदेश में और 333 बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। कई जगह पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। तो प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 475 सड़कों पर अभी भी यातायात ठप है। प्रदेश भर में 333 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद होने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। कुल्लू और लाहौल में ताजा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए फिर बंद हो गया है। टनल के आसपास 45 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही बीआरओ ने बर्फ हटाकर टनल को आपातकालीन सेवा के लिए बहाल किया। तो हिमाचल में खराब मौसम की मार है और आपको बता दें कि कल मौसम साफ हो सकता है, लेकिन उससे पहले बर्फबारी और बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। कुल्लू लाहौल में बर्फबारी के बाद मौसम पूरी तरह से तब्दील हो गया। हालांकि पर्यटक इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन आम लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है वहां पर। ताजा बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में खराब मौसम की मार है इन दिनों। हालांकि कल मौसम साफ रह सकता है, लेकिन अभी तक सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। कई नेशनल हाईवेज भी बंद हैं, ट्रांसफार्मर्स कई ठप हो चुके हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पर्यटक लुत्फ ले रहे हैं इस मौसम का। आप बताइए क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, देखिए लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए ये एक खुशनुमा मौसम बन गया है। और उसके साथ साथ जो बागवान हैं उनके लिए भी संजीवनी का काम ये बर्फ करेगी, क्योंकि जो पौधे हैं, सेब के पौधे हैं या बाकी भी जो फलदार पौधे हैं, उनके लिए ये संजीवनी का काम बर्फ हमेशा करती है। तो इस बार भी उम्मीद पहले थी कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जिस तरह का मौसम चला था उससे सभी को थोड़ी घबराहट थी कि इस बार मौसम कहीं
दगा ना दे दे और बारिश ना हो अच्छे से और बर्फबारी ना हो। लेकिन बर्फबारी अच्छे से हुई है। अभी हम कह सकते हैं कि जो लास्ट स्पेल है ये बर्फबारी का तो ठीक वाला ये रहा है, लेकिन परेशानियां कहीं न कहीं इससे बड़ी हैं। और अभी अगर प्रदेश के कई संपर्क मार्गों की बात करें तो वो भी अवरुद्ध चल रहे हैं। लगभग 475 के करीब सड़क है, नेशनल हाईवे भी के करीब नेशनल हाईवे अवरुद्ध चल रहे हैं। 333 के करीब जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़े हुए हैं। बिजली व्यवस्था की जगह गुल है, तो ऐसे में उसको ठीक करने में सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। लेकिन अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है आज के लिए ऊंचाई वाले और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगर शिमला की भी बात करें तो यहाँ पर बादल भी छाए हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकलती है। जो है पिछले कल से थोड़ा ठीक है, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर आई है। और इसके साथ साथ अगले कल से अगर ऊंचाई वाले इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि जब ये मौसम साफ रहेगा तो पर्यटन सीजन को उससे बूस्ट मिलेगा और जो पर्यटक है वो ऐसे क्षेत्रों की तरफ जा सकेंगे जहां पर बर्फ गिरी है। उस बर्फ के बीच में अटखेलियां कर सकते हैं और बर्फ का दीदार कर सकते हैं। और खूबसूरत पहाड़ियां प्रदेश की इस वक्त बनी हुई है, जो बर्फ की चादर उनके ऊपर बिछी हुई है। शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें या लाहौल स्पीति किन्नौर के इलाकों की बात करें, कांगड़ा के भी ऊंचाई वाले इलाके हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो पर्यटक शिमला का रुख करता है और मनाली का रुख ज्यादा करता है। वहां पर बर्फ है और पर्यटक जा सकते हैं। लेकिन इतना दूर है कि एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को जो जारी की गई है कि ऐसे मार्ग पर बिल्कुल भी ना स्लिपरी हो या वहां फिसलन हो, उससे बचे और किसी भी ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाए जहां पर हिमखंड गिर सकते हैं। तो वो एक खतरे वाली बात हो सकती है। बाकी जहां जहां बर्फ मिल रही है वहां पर बर्फ के बीच में अटखेलियां कर सकते हैं। कि पर्यटक काफी आनंद उठा रहे थे जब बर्फ गिर रही थी, उसके बीच में भी आनंद उठा रहे थे और फिर कुफरी नारकंडा की तरफ भी जा रहे थे। तो ऐसे में जो नेशनल हाईवे अभी चल रहे हैं, खासतौर पर बात करें तो जलोड़ी वक्त बंद चल रहा है। लाहौल स्पीति में भी कुछ जो नेशनल हाईवे है वो बंद चल रहे हैं। जो रोहतांग जो नेशनल हाईवे है वो भी इस वक्त जो अटल टनल का हाईवे वो भी बीच अवरुद्ध हो रहा है। तो वहां पर भी फिसलन भी काफी उस तरफ है। नॉर्थ की तरफ में भी निगुलसरी में भी मार्ग बंद चल रहा है, वहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। हालांकि बाकी जो मार्ग है वो ठीक इस वक्त है और संपर्क मार्ग काफी ज्यादा अभी अवरुद्ध चल रहे हैं। तो बर्फबारी का आलम और कितने दिन रहने वाला है प्रदीप? मौसम विभाग का क्या कहना है इस मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो मौसम विभाग का अभी पूर्वानुमान है उसमें कहा गया है कि ऊंचाई वाले और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगले कल केवल ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर बर्फबारी का अनुमान तक है। लेकिन अभी भी क्योंकि रोजाना मौसम विभाग की तरफ से आते हैं और उसके बाद मौसम साफ होने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि जो बर्फबारी अभी हुई है क्या ये जिस तरह से निचले इलाकों तक मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों तक बर्फबारी हुई है तो क्या ये बर्फबारी होगी या फिर अभी भी मौसमी परिवर्तन हो सकता है। कई बार मार्च महीने में भी बर्फबारी होती है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में तो अप्रैल तक बर्फबारी का दौर होता है, लेकिन जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें शिमला की भी अगर तो यहाँ पर कई भी बर्फबारी। तो ऐसे में इस बार की देरी से हुई है और जो बर्फ गिरी है वो अच्छी गिरी है, बारिश भी अच्छी हुई है। जी, बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दे रहे हैं आपको चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ा अपडेट है। आज सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, मेयर चुनाव दोबारा कराने की मांग की गई। वोटों की गिनती में हेराफेरी का आरोप लगाया गया। तो चंडीगढ़ चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज है इन दिनों। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शिकायत की है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। हरसिमरत पाल मेरे साथी इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, पहले दिन से लगातार आपकी नजर इस खबर पर बनी हुई है, आपके जरिए तमाम अपडेट हमने अपने दर्शकों को पहुंचाए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। मामला कोर्ट तक भी गया, आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है। मांग की गई है कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव फिर से कराया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जचता नहीं कि 8-8 वोट इनवैलिड करार दे दिए जाए। हरसिमरत, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल मुमताज,
ट्रिपल बेंच में आज जो ये केस है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 18 जनवरी चंडीगढ़ से हुई थी, जब पहली दफा मेयर इलेक्शन की तारीख रखी गई थी। तो वो इलेक्शन नहीं हो सका था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी और उनके साथ कांग्रेस जो इस बार साझे तौर पर ये चुनाव लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के तहत, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी की तारीख रखी थी। 30 जनवरी को ये चुनाव तो हुआ, पर उसके बाद भी काफी हंगामा बरपा। वहां पर कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने, उनके ऊपर दोष लगाए गए कि उन्होंने धांधली की है वोटों में। तो बकायदा कुछ वीडियोज जो है वो भी जारी की गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। पर जैसे तैसे ये चुनाव वहां पर पूरा हुआ और भाजपा का मेयर जो है मनोज सोनकर वो वहां पर बन गए। और उसके बाद बायकॉट हो गया सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों का, तो वो सभी बाहर निकल गए इंडिया गठबंधन के तहत जितने भी पार्षद अंदर थे। तो भाजपा के ही तीनों पद जो है वो हो चुके हैं। तो इसको लेकर के एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन को 3 हफ्ते का समय दिया था कि आप रिपोर्ट दे। पर उससे पहले ही अब जो इंडिया गठबंधन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट फाइनल हुई और कुछ ही देर में सुनवाई जो है इस मामले पर शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस चुनाव में मेयर की कार्यकाल को रोकने के लिए और साथ ही साथ चुनाव दोबारा करवाने के लिए बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो रहने वाले हैं, जो कि इंडिया गठबंधन का पक्ष पेश करेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी कैविएट यानी कि मनोज सोनकर जो है मेयर प्रत्याशी, उनकी तरफ से कैविएट दाखिल की गई है। उनका कहना है कि मेरा भी पक्ष जो है सुना जाए। उनकी तरफ से जो है बांसुरी भारद्वाज, जो कि स्वर्गीय सुषमा भारद्वाज की जो बेटी है, उनकी तरफ से जो है दलीलें रखी जानी है। तो देखना होगा कि आखिरकार इस सुनवाई में आज क्या रहता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? हरसिमरत, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, आज इस पर सुनवाई भी करेगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच। तो क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोष लगाए थे, साझे तौर पर प्रेस वार्ता भी की गई थी। राघव चड्ढा और पवन जी जो कि एक्स एमपी हैं चंडीगढ़ से, पवन कुमार के द्वारा जो है साझे तौर पर प्रेस वार्ता की गई थी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा था। जो जितेंद्र पाल मल्होत्रा हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रुख साफ किया गया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये भी जो जितनी भी चीजें हुई हैं सभी की सभी कैमरे के अंडर हुई हैं। वहां पर कैमरे लगे हुए थे, अगर चाहे तो वो देखे जा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने के लिए रुके ही नहीं। जैसे ये पता लगा इंडिया गठबंधन को कि भाजपा का मेयर जीत रहा है, तो वो लोग वहां से चले गए। तो ऐसे में भाजपा तीनों पद पर काबिज हो गई। वहीं पर अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो उन्होंने इसे फुल एंड फेयर बताया है। उनका कहना है कि जितने भी नए पार्षद हैं वो इस बार चुनकर आए थे, तो उनको पता ही नहीं था कि वोट किस तरह से करना है। हालांकि आपको बता दें कि जब वोटिंग शुरू होनी थी उससे पहले समझाया गया था कि बैलेट पेपर में किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। पर उसके बावजूद 8 वोट इनवैलिड निकल जाते हैं। मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगी, अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी जो सारे काउंसलर थे वो नए थे, तो अगर गलती होती तो पहली बार में होती, जबकि पहली बार में इतने वोट जो है वो इनवैलिड नहीं हुए थे। और उसके बाद अब लगातार ये देखा जा रहा है कि 8 वोट जिस तरह से इनवैलिड किए गए, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। कल विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 8 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही चलने वाली। तो आज उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और पहले ही दिन हंगामे के आसार। हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे साथी इस खबर पर बने हुए। नासिर, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू है, 8 फरवरी तक ये चलने वाला है। कल यूसीसी बिल पेश किया जाएगा और जैसे कि पहले से ही इम्कान है, आज पहला ही दिन बहुत हंगामेदार हो सकता है यूसीसी की वजह से। क्या जानकारी है आपके पास नासिर? विधानसभा सत्र का पहला दिन है और आज शुरुआत होने वाली 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और उससे पहले क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर एक मजबूत रणनीति बना रहा था कि कैसे सरकार को घेरा जाए। और सबसे बड़ी बात, इस बार का जो विधानसभा सत्र है इसमें यूसीसी आने वाला है। यूसीसी को लेकर के विधानसभा में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पहले से तैयारी कर रहा था कि कैसे सरकार को घेरे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है। यूसीसी में खुद कई बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और जो नेता प्रतिपक्ष है वो इस बात को सवाल उठा चुके हैं कि यूसीसी का ड्राफ्ट पहले उनको विपक्ष को पता होना चाहिए था, जनता को पता चलना चाहिए था कि आखिरकार उस कानून में क्या है
लागू करने से पहले सरकार को जनता से डिस्कस करना चाहिए। इस बात के सवाल लगातार विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन अब जब सदन में सरकार इसको लाने जा रही है तो ऐसे में किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तैयारियां विपक्ष की पूरी तरीके से कल जो कांग्रेस मंडल की बैठक बुलाई गई थी उसमें तमाम तरह की चर्चा की गई और साथ ही साथ ये भी तैयारी की गई कि कैसे विधानसभा में सरकार को घेरा जाएगा। इसके लिए जो एक और पार्टी है बसपा के विधायकों को भी अपने साथ लेने जा रही है कांग्रेस, ताकि एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को घेरा जा सके और यूसीसी पर सरकार से सवाल पूछे जा सके। तो जाहिर नासिर, आज तो सबकी निगाहें बनी हुई हैं विधानसभा सत्र उत्तराखंड में। यूसीसी को लेकर अच्छे खासे हंगामे के इम्कान है। नासिर, कल आखिरकार इस बिल को भी पेश कर दिया जाएगा, लेकिन हंगामे के चलते क्या लगता है आपको, कार्रवाई मुकम्मल हो पाएगी? कितने आक्रामक हैं विपक्ष के विधायक इस बिल को लेकर? क्या लगता है आपको, हंगामा अगर होगा भी तो किस हद तक हो सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा जारहाना अंदाज में, बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में विपक्ष ने इसका विरोध किया है। देखिए मुमताज, यूसीसी के अलावा भी विपक्ष के पास काफी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक इसीलिए कल बुलाई गई थी कि उसमें तैयारी की जा सके कि कैसे सरकार को घेरा जाए और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। यूसीसी तो एक बड़ा मुद्दा है ही, साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ ही साथ कई जो भ्रष्टाचार के मामले अभी तक उत्तराखंड में रही है उनको लेकर के भी और साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष आज करेगा। साथ ही क्योंकि विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं और यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि विपक्ष के नेता बार बार ये कहते रहे कि उनको मालूम नहीं है कि यूसीसी में क्या है, अगर विरोध करेंगे भी तो किस बात का करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर के कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उनको क्यों नहीं दिया गया, क्यों उनसे बातचीत नहीं की गई और क्यों इस कानून को लागू करने से पहले विपक्ष से चर्चा नहीं की गई, ये तमाम चीजें की इस तरह की बात विपक्ष द्वारा कही जा रही है। अब बात आज की करें तो आज कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र की जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सामने आती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो तैयारियां हैं कांग्रेस की और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी, उसमें ये बात साफ है कि यूसीसी के मामले में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा और इसी दौरान ये सत्र आज का हंगामेदार रह सकता है। नासिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा और कौन कौन से विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जा सकते हैं इस बार सेशन में? देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन की कार्यवाही में सबसे पहले तो प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल में बहुत सारे सवालात लगे हुए हैं, उन सवालों के जवाब सरकार को देने हैं। अब उसके बाद फिर जो सरकार को कामकाज करना है उस पर सरकार आएगी, लेकिन सबसे पहले विपक्ष की जो सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल सरकार विपक्ष के नेताओं के द्वारा पूछे गए हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा पूछे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी देर तक ये प्रश्नकाल चलता है, क्योंकि उसके बाद सरकार को कई तरह के विधेयक भी लाने हैं, उन विधेयक की चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक आज की जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं यूसीसी का मुद्दा छाने वाला है और विपक्ष का किस तरह का आक्रामक रूप रहने वाला है, देखने वाली बात है। नासिर, विपक्ष की तरफ से एक और मांग उठाई गई है कि सत्र का संचालन समय बढ़ाया जाए। ये भी एक मांग रखी गई क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर इस तरह से मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है और नियम भी ये कहता है कि एक साल में 60 दिनों का सत्र चलना चाहिए, पर फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए विपक्ष ने ये भी मांग उठाई। देखिए मुमताज, विपक्ष का ये मांग हमेशा रहती है क्योंकि उत्तराखंड में सदन की कार्रवाई उतनी ज्यादा कभी नहीं होती है जितनी की नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। हमेशा पूरे साल भर का अगर हम ब्यौरा देखें तो सदन की जो कार्रवाई है बहुत ज्यादा नहीं चल पाती है। 60 दिन की बात नियमों में है कि 60 दिन तक कहीं ना कहीं जो सदन है की कार्रवाई वो चलनी चाहिए, लेकिन सरकार कामकाज के लिए सदन को आउट करती है, उतना कामकाज सरकार के पास नहीं रहता है जो सदन में लाया जा सके और साथ ही साथ जो कामकाज या बिजनेस है उसके अनुसार ही सदन की कार्रवाई चलती है। अब विपक्ष मांग करता है कि सदन की जो कार्रवाई है, जैसे आज से जो कार्रवाई शुरू हो रही है 10 दिन की कार्रवाई चलाने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन 10 दिन तक 3 मुद्दों पर सदन चलाया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से और विधानसभा की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि सदन की कार्रवाई चलाने में बहुत ज्यादा खर्च होता है, तमाम जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसको इंगेज रखना पड़ता है, इसकी वजह से जो बाहरी काम है वो रुक जाते हैं, इसलिए जितना जरूरत होता है उतना ही सदन की कार्रवाई चलाई जाती है। और ऐसे में विपक्ष की यह बात की सदन की कार्रवाई
कम चलाई जा रही है, इसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि सरकार अपने कामकाज या विशेष के लिहाज से ही सदन की कार्रवाई करती है। अब विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कितने मुद्दे हैं, कितने तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये तो विपक्ष की अपनी तैयारी रहती है, लेकिन सरकार की तैयारी है वो अपने बिजनेस के हिसाब से तैयारी रहती है। विधानसभा आसपास सुरक्षा के इंतजाम पर भी बात कर लेते हैं नासिर। जाहिर सी बात है जब सत्र शुरू होता है तो ये भी तमाम तैयारियां की जाती हैं, तो इस हवाले से किस किस्म की तैयारियां की गई? देखिए, विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इस बार के जो विधानसभा सत्र है इसमें यूसीसी आ रहा है और यूसीसी को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। ऐसे में कोई किस तरह का हंगामा ना हो, इस तरह का कोई प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही है। जो लोग विधानसभा के घेराव या प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं उनसे सरकार की तरफ से बातचीत की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को चाक चौबंद कर दिया गया है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों तरह की सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की गई है। साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन करने वाले या प्रदर्शन की उम्मीद है उनको कैसे विधानसभा के बाहर रोका जा सके, इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। ये कह सकते हैं कुल मिलाकर, क्योंकि यूसीसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े किए गए हैं। मुमताज जी, बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।